अगर हम लोग बात करें कंपोजिशन स्कीम की, तो जब जीएसटी आया था तो जीएसटी में तुम लोग अभी पढ़ ही रहे हो कितने सारे कंप्लाइंसेस हैं, समझ रहे हो। टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है, प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है, ठीक है। इतने सारे जीएसटी के फॉर्म जाएंगे अभी, GSTR 1, GSTR 2, 2A, 2B, 3A, 3B, ऐसे करके फॉर्म्स जाते हैं बहुत सारे। तो इतने सारे कंप्लाइंसेस के लिए तुम लोग 2017 में जब जीएसटी आया होगा तो 18, 19 2 साल सुने होंगे, बिजनेसमैन्स वगैरह सब धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं कि जीएसटी हटाओ, हमारा बिजनेस बर्बाद हुआ जा रहा है, हम छोटे बिजनेसमैन हैं, हम कहाँ सीए को ढूंढें, समझ रहे हो। हम छोटे बिजनेसमैन हैं, हम सीए सीएमए को कहाँ ढूंढें, जीएसटी के कंप्लाइंसेस कैसे करवाएं। इतने हैवी कंप्लाइंसेस है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, ऑडिट करवानी है। जीएसटी ऑडिट आया था कि जीएसटी का ऑडिट मैंडेटरी कर दिया था कि जीएसटी की चीज़ें एक सीए सीएमए से चेक करानी पड़ेंगी, उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ऑडिट का, तब काम कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक टर्नओवर था उसका, ठीक है। तो ये सारे काम, ये सारे कंप्लाइंसेस जीएसटी पे लगाए गए। तो इन सारे कंप्लाइंसेस को हर इंसान कंप्लाई नहीं कर सकता था। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक रिलीफ दी। क्या रिलीफ दी कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में जिनका टर्नओवर 1.5 सीआर, या कुछ स्पेशल स्टेट्स में जिनका टर्नओवर 75 लैक्स है, इन दोनों मतलब अलग अलग केस में ये टर्नओवर लगेगा। इन दोनों केसेस वाले बंदों को जीएसटी के कंप्लाइंसेस बहुत ही मिनिमम करने पड़ेंगे। मतलब उनको वैल्यू ऑफ सप्लाई वगैरह ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। टैक्स रेट इनके ऊपर गुड्स पे क्या लगेंगे, सर्विसेज पे क्या लगेंगे, इससे भी मतलब नहीं है। अगर कोई बंदा जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख, अभी बताएंगे केसेस कि 1.5 करोड़ कब लगेगा, 75 लाख कब लगेगा, 1.5 करोड़ या 75 लाख उससे कम है, उसके अंदर है, तो उस बंदे को अपने टर्नओवर का एक स्पेसिफिक परसेंटेज के जो है एज अ टैक्स दे देना है गवर्नमेंट का, बस। उसको कोई कंप्लाइंसेस नहीं करनी। एक फॉर्म जाता है जिसको हम CMP 8 बोलते हैं, वो फॉर्म भरना है। उस फॉर्म में तुम्हारी सेल जाएगी, उस सेल के ऊपर टैक्स जाएगा, बस। बाकी कोई कंप्लाइंसेस नहीं करने, समझ रहा हूँ। तो कंप्लाइंसेस को मिनिमम करने के लिए, छोटे छोटे दुकानदारों की मदद करने के लिए ये चैप्टर कह लो या प्रोविजन कंपोजिशन स्कीम का लाया गया। समझ में आया ये लाया क्यों गया। छोटे छोटे जैसे कि बहुत सारे सप्लायर होते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा तभी हम तुमको माल देंगे, सुना होगा तुम लोगों ने। काफ़ी सारी छोटी छोटी मेडिसिन की जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, उनका टर्नओवर मान लो अभी इतना ज़्यादा ना हो, टर्नओवर उनका 85 लाख हो साल का, लेकिन उनको मेडिसिन नहीं मिलती जब तक उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्योंकि मेडिसिन में बहुत से टाइप के ड्रग्स भी होते हैं, विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन उनको दिया ही नहीं जाता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो अगर ले लेंगे तो उनको रेगुलर तरीके से सब आईटीसी वाला सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपोजिशन स्कीम लेते हो तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार का आईटीसी नहीं मिलता है कि अगर तुम खरीदे हो तो जो है होलसेलर ने टैक्स पे किया है वो तुम्हें क्रेडिट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो तुम्हारी सेल्स हो रही है उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज पे कर दो, बस। ना तुम क्रेडिट लोगे ना आगे दोगे, जितना सेल किए हो उसका एक सर्टेन परसेंटेज होगा, वो पे कर दो गवर्नमेंट को, कहानी खत्म। इसके आगे कोई बात नहीं करनी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट बात ही नहीं करती ज़्यादा कंपोजिशन वालों से, समझ रहे हो। यहाँ तक क्लियर है बात। अब इसको हम पढ़ते हैं धीरे धीरे। देखो, कंपोजिशन स्कीम वर्सेस नॉर्मल स्कीम, दोनों में डिफरेंस, मीनिंग हमने बता दिया अभी। दोनों में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले टैक्स बेनिफिट, टैक्स पेबल कंपोजिशन रेट। कंपोजिशन के रेट अलग होते हैं, हमने बताया कि अपने टर्नओवर पे एक स्पेसिफिक रेट लगता है कंपोजिशन वाला, उस रेट से आपको जो है पे करना होता है जीएसटी, बस काम खत्म। यहाँ पे नॉर्मल जीएसटी के जो रेट होते हैं नॉर्मल स्कीम में वो लगते हैं। नॉर्मल मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं रेगुलर कोर्स में। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है और इसमें भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ता है। अब हम अगर इनवाइस की बात करें, इनवाइस का मतलब बिल, अगर कोई कंपोजिशन वाला बंदा होगा, ठीक है, तो वो बिल ऑफ सप्लाई जो है क्या बोलते हैं लगाता है। बिल ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है कि वो
इनवाइस पे टैक्स नहीं पे कर सकता है, मतलब टैक्स चार्ज नहीं कर सकता है। इनवाइस किसको बोलते हैं? इनवाइस उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं जीएसटी के अकॉर्डिंग जिस पे टैक्स की कैलकुलेशन हो, जैसे CGST SGST लगा हो। जैसे मॉल वगैरह में कपड़े खरीदते हो तो नीचे लिख के आता है CGST इतने %, SGST इतने %, ये है इनवाइस। कोई कोई इनवाइस देखते होगे जिस पे GST चार्ज नहीं होता, ऐसे ही बिल बना के दे देते हैं कि इतना हुआ भैया, ये है तुम्हारा जो है अमाउंट। इसी पे तुम अपना छोटी छोटी जैसे बेकरी वगैरह होती हैं, छोटी छोटी जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है कि डायरेक्ट आपको विदाउट टैक्स की कैलकुलेशन की एक अमाउंट बता दिया, वो होती है बिल ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई किया है उसका बिल बना के दिया, लेकिन उसमें टैक्स वगैरह चार्ज नहीं है। और इनवाइस को हम लोग बोलते हैं टैक्स इनवाइस, उसमें टैक्स वगैरह चार्ज है। तो कंपोजिशन में आप टैक्स सामने वाले से ले भी नहीं सकते, क्योंकि लोगे तब गवर्नमेंट को दोगे, तो ना गवर्नमेंट कह रही हमको दो टैक्स तुम सामने वाले से लेके, तुम केवल जो टर्नओवर है उसका 1-2% जो हम बोलेंगे वो दे दो बस। समझ में आया? जीएसटी में रिकॉर्ड्स, इसमें बहुत लिमिटेड रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं। लिमिटेड का मतलब बहुत कम, हमने बताया 1-2 फॉर्म भरने पड़ते हैं CMP 8 वगैरह। इसमें देखोगे एज प्रिस्क्राइब, जैसे लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है कि GSTR 1 भरना पड़ेगा, 2A भरना पड़ेगा, 2B भरना पड़ेगा, 3A भरना पड़ेगा, 3B भरना पड़ेगा, अगर GST खत्म कर रहे हो GSTR 10 भरना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तुमको करनी पड़ेंगी। इसमें देखोगे ITC, इसमें ITC अवेलेबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम में। कंपोजिशन स्कीम में ITC नहीं ले सकते हो, यहाँ पे ITC नॉर्मल कोर्स में अवेलेबल रहता है। अगर इसमें देखा जाए, इसमें जो GST रिटर्न्स होते हैं वो CMP 8 होता है, ठीक है। और अगर एनुअली देखा जाए GSTR 4 और 9A होता है, ठीक है। इसके बारे में अभी जो रिटर्न वाला चैप्टर आएगा GSTR रिटर्न, उसके बारे में इन रिटर्न्स का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे GSTR 1, 3B मंथली क्वार्टरली फाइलिंग होती है रेगुलर। समझ में आया? अब इसमें जो है एक ही सेक्शन गवर्न करता है, सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट। हमने बताया था पूरा जो GST लॉ है वो पूरे GST लॉ में CGST एक्ट ही गवर्न करता है, एक्सेप्ट वन चैप्टर। कौन सा था? प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के जो सेक्शंस हैं वो IGST एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न करते हैं, ठीक है। तो पूरा GST में जितने भी सेक्शन पढ़ोगे किस एक्ट के अकॉर्डिंग है? कौन सा IGST के अकॉर्डिंग है चैप्टर? प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। सेक्शन 101 10 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी। अब अगर देखा जाए तो इसकी एप्लीकेबिलिटी किस पे है, तो अगर हम बात करें एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट, किस पे एप्लीकेबल होगा? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर हो गए और रेस्टोरेंट ओनर्स हो गए, उनके ऊपर ये लगेगा। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग का मतलब पिछला, ठीक है। पिछला किसको बोलेंगे हम लोग? अगर हमको 25-26 के लिए देखना है तो हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर क्या है? प्रीसीडिंग। 24-25 का देखेंगे। अगर हम ये देखेंगे हमको 25-26 में कंपोजिशन स्कीम मिले कि ना मिले, तो टर्नओवर हम 25-26 वाला नहीं देखेंगे, 25-26 चल ही रहा है, हम 24-25 वाला देखेंगे। 24-25 में अगर 1.5 करोड़ या फिर हमारा 75 लाख के टर्नओवर के आसपास होगा, अंदर होगा उसके, तभी हमको ये स्कीम मिलेगी। मस्ट नॉट एक्सीड, नॉर्मली अगर देखा जाए 1.5 करोड़, और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं कुछ, उनके लिए 75 लाख की लिमिट है। अभी बता रहे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कौन कौन आएंगे। आगे दिया गया है मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बनाओ। इंपॉर्टेंट तो एक एक लाइन है इस चैप्टर की। अब अगर ये कहा गया कि जैसे मान लो हमने बताया था कि अगर गुड्स भी सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज भी कर रहे हो तो रेट कौन सा लगेगा, क्योंकि अगर इसकी बात करें तो गुड्स के सेक्शन अलग होते हैं और सर्विसेज के अलग होते हैं, गुड्स के रेट अलग होते हैं और सर्विसेज के अलग होते हैं, ठीक है। GST में गुड्स और सर्विसेज दोनों के अलग अलग रेट हैं। तो तुमको ये पता करना बहुत जरूरी है कि जो है गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं या सर्विसेज की कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरर हो गए, कैटरिंग हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ट्रेडर हो गए, ये सब अगर गुड्स सप्लाई करते हैं और गुड्स के साथ में थोड़ी बहुत सर्विसेज भी देते हैं तो उसको गुड्स ही माना जाएगा।
थोड़ी बहुत की कोई डिफिनेशन नहीं है। तो थोड़ी बहुत की डिफिनेशन यहाँ पे बताई गई है क्या कि मे का मतलब ऑप्शन होता है। मे का मतलब क्या है? ऑप्शन होता है कि जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं वो थोड़ी सी सर्विसेज भी सप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी कितनी? अप टू 10% ऑफ टर्नओवर। उनका जो टर्नओवर है उसका 10% इन अ स्टेट, एक स्टेट में देखा जाएगा ये टर्नओवर, और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, इतने तक की सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बात की 50 लाख रुपए हमारा क्या है? टर्नओवर। तो हम अगर देखें 50 लाख का हमारा टर्नओवर है तो हम कितनी सर्विसेज दे सकते हैं? इंटू 10%, 5 लाख हुआ। और 5 लाख तो लिमिट दे ही रखी है, दोनों में से हाइयर। दोनों में से हाइयर क्या है? 5 लाख तक की हम सर्विसेज दे सकते हैं। इससे ऊपर की सर्विसेज हुई इस सेक्शन में नहीं आएगा, इस सेक्शन में नहीं आएगा। फिर वो कोर सर्विसेज हो जाएंगी, फिर वो कोर, उसके ऊपर सर्विस वाला सेक्शन लगेगा जो कि आगे बढ़ेंगे अभी। ये कौन सा सेक्शन है? गुड्स वाला है। तो गुड्स वाले में आप सर्विसेज इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख रुपीज़ विच एवर इज हाइयर, इतने की ही सर्विसेज दे सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारा टर्नओवर 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ का 10% कितना हुआ? 10 लाख, और 5 लाख की लिमिट तो दे ही रखी है। दोनों में से हाइयर 10 लाख तक की हम सर्विसेज दे सकते हैं। मतलब टर्नओवर का 10% मैक्सिमम पॉइंट है। टर्नओवर का 10%, मिनिमम से मिनिमम 5 लाख की सर्विसेज होंगी, क्योंकि ये 5 लाख दे रखा है और हाइयर वाला अमाउंट लोगे तो मिनिमम 5 लाख होंगी और मैक्सिमम 10% ऑफ टर्नओवर। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? इसमें बच्चों को आगे चल के दिक्कतें बहुत आती हैं, इसलिए हम पहले से बताए दे रहे हैं। चलो ठीक है, आगे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर कंपोजिशन स्कीम, किसी बंदे को अगर कंपोजिशन में आना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होंगी? समझ लो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि ये काम अगर करोगे तो कंपोजिशन नहीं देंगे। क्या बताया हमने? कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि अगर आप ये काम स्पेसिफिक कर रहे हैं जो नीचे दिए गई हैं तो आपको छोटा टैक्स पेयर नहीं माना जाएगा। कंपोजिशन वाले छोटे टैक्स पेयर होते हैं, तभी उनको इतने बेनिफिट मिलते हैं कि ज़्यादा कंप्लाइंसेस नहीं है। तो अगर ये काम करोगे तो तुम छोटे नहीं रह जाओगे, बड़े हो जाओगे। मतलब अगर इन कंडीशन में फॉल किए और टर्नओवर तुम्हारा 1.5 करोड़ या 75 लाख के नीचे भी हुआ तब भी तुम नॉर्मल में जाओगे। नहीं समझे? अगर तुम इन में से कोई भी कंडीशन में आ गए और तुम्हारा टर्नओवर मान लो 85 लाख है, फिर भी तुम्हें नॉर्मल स्कीम ही लेनी पड़ेगी। समझ में आया? मतलब टर्नओवर ऊपर वाला बेकार हो जाएगा अगर ये वाले बंदे हैं। इन बंदों को हमेशा नॉर्मल स्कीम में रहना पड़ेगा। समझ रहे हो? चाहे टर्नओवर उनका जितना भी हो। कौन से हैं? पहला पॉइंट, पर्सन ऑप्टिंग फॉर स्कीम अंडर 10(1) मैन्युफैक्चरर, कैटरर, ट्रेडर या रेस्टोरेंट कैन नॉट सप्लाई एनी सर्विसेज। कोई भी सर्विसेज सप्लाई नहीं कर सकते। जो 10(1) वाले बंदे हैं जो ऊपर हमने पढ़ा भाई, मैन्युफैक्चरर, कैटरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट वाले, ये सर्विसेज सप्लाई नहीं कर सकते हैं। सर्विसेज कितनी? एक्सेप्ट एज अलाउड प्रोविजो 2 ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, जो प्रोविजो अभी ऊपर पढ़ा, मार्जिनल ऑफ सर्विसेज, मतलब कि 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख रुपए दोनों में से हाइयर वाली जो है उतनी सर्विसेज दे सकते हो। एक्सेप्ट लगा है मतलब ये वाली सर्विसेज तुम दे सकते हो, इसके अलावा कोई सर्विसेज नहीं दे सकते हो। समझ में आया पहला पॉइंट? कि अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तो नहीं आओगे, ठीक है, कोर सर्विसेज है। अगर आप 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख रुपए दोनों में से हाइयर वाला अमाउंट वो वाली सर्विसेज दे रहे हैं तो आप अलाउड हो। नॉट इंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। ऐसे गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करो जो जीएसटी में टैक्सेबल ही नहीं है। अगर जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है तो तुमको रजिस्ट्रेशन क्यों लेना है? अगर जीएसटी में उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं तो तुम कंपोजिशन या नॉर्मल दोनों स्कीम में नहीं आओगे। अगला क्या है? नॉट इंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या मतलब हुआ इसका?
अगर हम बात करें कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको छोटा व्यापारी माना ही नहीं जाएगा। समझ रहे हो? कह रहे हैं तुम्हारा काम 2 स्टेट में चल रहा है तो यहाँ कंपोजिशन लेने आए हो। समझ रहे हो? दो स्टेट में किसी का काम अगर चल रहा है तो काम ठीक ठाक चल रहा होगा, उसको कंपोजिशन नहीं देंगे। भरो जीएसटी के सारे दूध टैक्सेस, कंप्लाइंसेस करो सारे। नॉट इंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स। अच्छा, ईसीओ होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे अमेजॉन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, इनको हम लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं। इनको जो है टीसीएस वगैरह कलेक्ट करना पड़ता है। टीसीएस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फाइनल के सिलेबस में, ठीक है? तो टीसीएस नहीं पढ़ोगे, लेकिन जो इतना जान लो जो ईसीओ वगैरह होते हैं इन पे लगता है आरसीएम, मतलब ईसीओ खुद टैक्स जो है पे करते हैं। समझ रहे हो? जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, तुमको ये देखना है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर कंपोजिशन स्कीम नहीं लगता है। अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इतने बड़े बड़े बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हो सर। अच्छा, ऑनलाइन वाले जो बंदे होते हैं इनका एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है, जैसे ईसीओ है। ईसीओ में कौन कौन आ जाएगा? अमेजॉन आ जाएगा, और कौन चलता है तुम्हारा? फ्लिपकार्ट नहीं, ये ओला उबर। समझ रहे हो? ओला उबर। अब देखो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सर्विसेज देते हैं, बाइक वाला कोई और, कस्टमर कोई और। ओला उबर क्या कर रहे हैं? दोनों से कांटेक्ट बनाए हुए हैं और बीच में कमीशन खा रहे हैं। तो कोर सर्विसेज हैं ये, हैं कोर सर्विसेज। तो कह रहे हैं सर्विसेज पे अगर देखोगे तो मार्जिन ज़्यादा होता है। मान लो हम कोई सामान बेच रहे हो, 10 रुपए का पेन है, 9 रुपए का खरीद के लाएं और 10 रुपए का बेच रहे हैं, 1 रुपए हम कमा रहे हैं। लेकिन अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं तो 10 रुपए खाली सर्विसेज के चार्ज किए हमने और 10 रुपए पूरे हमारे पॉकेट में आ रहे हैं। समझ रहे हो? ऐसे कोई गुड्स बेच रहे हैं तो 1 रुपए पॉकेट में आ रहा है, लेकिन सर्विसेज दे रहे हैं तो 10 रुपए पूरे पॉकेट में आ रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो सर्विसेज पे जीएसटी ज़्यादा लगना चाहिए, गुड्स पे कम लगना चाहिए, क्योंकि गुड्स में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। गुड्स में कॉस्ट भी लगी होती है और प्रॉफिट भी होगा, लेकिन सर्विसेज में कोर प्रॉफिट होता है। जैसे तुमको डॉक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, डॉक्टर अगर अपनी सर्विस दे रहा है, प्रोफेशनल फीस लेगा, तो क्या होगी? कोर सर्विस होगी। जैसे कोई सीए सीएमए से तुम कंसल्टेंसी ले रहे हो, तो वो जो फीस तुमसे ले रहा है वो तो कोर सर्विसेज है। कुछ लग रहा है उसके पास से? नहीं लग रहा है। इसमें टीचिंग वाला भी आ जाएगा। क्या हम पढ़ा रहे हैं, कुछ लग रहा है हमारा? क्या लग रहा है? बुद्धि। किसी ने कुछ बुद्धि बोला है ना, बुद्धि लग रही है, तो बुद्धि की सर्विसेज जो होंगी। नॉट मैन्युफैक्चरर, मार्क करो, बहुत ज्यादा हाईलाइट कर लो मैन्युफैक्चरर, जितने तुम्हारे पास हाइलाइटर हो सब मिक्स करके पोत दो, समझे? क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरर वर्ड है, मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर लिखा है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वहां पे ट्रेडर लिखा हो सकता है। नहीं समझे? यहाँ पे केवल मैन्युफैक्चरर को एग्जेम्पशन दी गई है, क्वेश्चन में यहाँ पे ट्रेडर लिख देंगे। अब तुम क्या करोगे? तुम तो कहोगे जो नोटिफाइड गुड्स थे उनको एग्जेम्पशन मिली गई है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर भूल जाते हो तुम लोग, इसीलिए हमने मार्क करवाया कि केवल मैन्युफैक्चरर को एग्जेम्पशन दी गई है जो नोटिफाइड गुड्स की सप्लाई कर रहे हो। जैसे आइसक्रीम हो गई, अदर देन एडिबल आइस, पान मसाला हो गया, एरिएटेड वाटर हो गया। एरिएटेड वाटर क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक वाला पानी। समझ रहे हो? तम्बाकू एंड टमैकू सब्स्टिट्यूट्स, जितने भी तम्बाकू या तम्बाकू के सब्स्टिट्यूट्स हैं। अच्छा, जैसे कि वो आता है वो छुड़वाने वाला तुम्हारा तम्बाकू, निकोटिन, वो भी तम्बाकू के सब्स्टिट्यूट्स में आता है, पता है? क्योंकि उसमें भी तुम्हारा वो होता है, कुछ निकोटीन वगैरह होता है। तुम्हें कैसे पता? कैसे पता है? नीचे लिखा होता है। तो तुमने पढ़ा कैसे है? तुमने पढ़ा कैसे? बस यही बात है, हमने आज तक नहीं पढ़ा, हमने सुना। हमारा एक दोस्त था, तो वो दोस्त नहीं कहेंगे, क्या क्लासमेट, ऐसे हमारे क्लासमेट बहुत अच्छे थे सब। हाँ हाँ, दुश्मन भी नहीं, एक दूर का जानने वाला था, ठीक है? तो वो एक दिन हमको मिला, वो मतलब दिन की 1-2 सिगरेट ऐसे करके पीता था। तो हमने उससे कहा यार क्यों पीते हो, मतलब हमारे आसपास जो लोग हैं वो अगर हमारे सामने कुछ उन्होंने ऐसा हरकत की तो चाहे जो हो हम टोक देते हैं।
जैसे कि हमको थोड़ा सा मतलब हम नॉनवेज वॉनवेज के भी खिलाफ रहते हैं, जैसे अमित सर वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो हम अमित सर को टोक देते हैं, समझ रहे हो, अमित सर हमारे सामने कुछ नहीं खा सकते हैं, समझ रहे हो, हमारे सामने या हम जहाँ पे हैं उस एरिया में हम अगर साथ में हैं तो वो जाके अलग से भी नहीं खा सकते हैं, समझे, तो हम टोक देते हैं, रीले भेजा करते हैं तमाम कि सुधर जाए मतलब ये वाली चीज़ें थोड़ी सी वो ना हो, तो हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं मतलब ये रहता है कि ठीक ठाक रहें। तो उसको हमने ऐसे करके बोला, कहने लगे भाई बहुत ट्राई किया हमने, ये जो क्या बोला है, निकोटेक्स, निकोटेक्स जो भी होता है, ठीक है, वो हमने, निकोटीन तुम्हें भी पता है तो तो जो है हमने यार लिया, तो हम एक दो पीते हैं, वो बहुत ज़्यादा वालों के लिए होती है, मतलब उस एक खाया तो हमने चक्कर खा के बिल्कुल चक्कर टाइप का आने लगा हमें, समझ रहे हो, चले वो बहुत ज़्यादा वालों के लिए होता है, तो उससे हमें पता चला कि उसमें भी ऐसा कुछ होता है, मतलब कुछ नशीली पदार्थ उसमें भी पड़ी होती, बाकी ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है, समझ लो, बाकी ये सब चीज़ें बहुत ख़राब है, कोई भी ऐसी, अच्छा यही नहीं ख़राब है कि आपके अल्कोहल वगैरह ये सब ख़राब है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हैबिट लग जाए जिसकी आपको, वो सारी चीज़ें ख़राब है, समझ रहे हो अगर तुमको जो है ये सब क्या आदत लगानी है तो पैसे की आदत लगाओ, कि अगर अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं है तो रात में नींद नहीं आएगी, ये नहीं कि सिगरेट नहीं पियेंगे तो नींद नहीं आएगी समझे, पैसे की आदत लगाओ, पढ़ाई की आदत, पढ़ाई की तो नहीं लगेगी आदत हम जानते हैं, लेकिन पैसे की लग जाएगी, पैसे की आदत लगाना थोड़ा सा आसान है, एक बार 1 लाख रुपए कमा लो, उसके बाद कहो इसको हम कम नहीं होने देंगे, कम इन द सेंस कि अगर इससे कम होगा तो कमाते रहेंगे, और हमारा मानना है अगर एक्सपेंसेस अपने बढ़ाओगे तो इनकम ऑटोमेटिक बढ़ती है, समझ रहे हो, होता है ऐसा, हमारे साथ तो बचपन में भी होता था, बचपन में इन द सेंस कि हम ट्यूशन पढ़ाते थे, 12th बीकॉम में, 12th के बाद बीकॉम में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हम एक ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तब भी जो है हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है, और हम 8-10 ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तब भी हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है, मतलब मंथ के एंड में बचता कुछ नहीं था, और अगर हम एक ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उसमें भी हमारा खर्चा चल जाता था, बचता कुछ नहीं था, तो हमने ये देखा कि हम जितने अपने एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे उतनी हमारी इनकम ऑलरेडी बढ़ती जाती है, कि जैसे हमने एक इनकम को बुक कर लिया कि हमको अगले महीने ये खरीदना है, और एक टारगेट बना लिया कि इतना पैसा हमें कमाना है, तब तो हम ले पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं ले पाएंगे, हम ये सोचे कि पैसे इकट्ठे कर लें तब वो चीज़ लेंगे, फिर हो जाता है हमसे, हमसे नहीं हो पाता है, हम इनकम पहले, एक्सपेंसेस पहले सोचते हैं, समझ रहे हो, और उस हिसाब से पैसा आने लगता है, समझे, उतना दिमाग चलता है ना, जैसे हमारी एक आदत है, हमारे अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए पड़े हैं तो हमारा दिमाग नहीं चलता है, फिर हम थोड़े आलसी हो जाते हैं, समझ रहे हो, आलसी इन द सेंस कि फिर कहते हैं क्या, कोई अगर 1-2 बार ऐसा हुआ है कि क्लाइंट हमारा आने वाला है और उससे हमको 15-20 हज़ार रुपये मिलने वाले हैं, फ़ोन किया उसने और हम सो रहे हैं थोड़ा सा 4-5 बजे कोचिंग से जाने के बाद में, और हमने कहा भैया अभी है नहीं घर पे हम बाहर हैं, आप कल आइएगा, आलस, समझ रहे हो, आलस, क्यों आलस, अगर हमें ज़रूरत हो 10-15 हज़ार की अभी तुरंत, या अभी आगे हमको लगे कि इससे हमारा कोई काम होने वाला है, हम जाने देंगे उसको, तुरंत बुलाएंगे उसको कि आओ भैया कुछ दे के ही जाओगे, लेकिन अकाउंट में पड़ा हुआ है, पता है हमें अभी ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, समझ रहे हो, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि पैसा रुपया बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा इन द सेंस कि सेकेंडरी लगने लगेगा, आराम ज़्यादा अच्छी लगेगी, समझ रहे हो, अब हम थोड़े से सुकून वाले इंसान हो गए, अब हम 2 बजे कोचिंग छोड़ देते हैं, 1:30 2 बजे कोचिंग छोड़ देते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूट वगैरह भी नहीं जाते हैं, फाउंडेशन का बैच नहीं लिया इंस्टीट्यूट में, क्यों, सुकून चाहिए कि शाम को फिर पूरा दिन इसी में इंगेज हो जाते हैं समझे, तो फ्लाई एज ब्रिक्स ब्लॉक्स एंड क्या लिखा है, अब ये सब क्या होती है, इन सबको अगर गूगल पे डालोगे जो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन की ईंटें बनती हैं, जैसे तुम देखोगे टाइल्स बन रहा है अलग तरीके का, समझ रहे हो, अब देखोगे जो उनको क्या बोलते हैं इंटरलॉकिंग टाइल है ना, इंटरलॉकिंग टाइल अलग अलग डिज़ाइन के बनते हैं, वो सब यही है,
समझ रहे हो, इंग्लिश में नाम दे रखे हैं। तो जिसको समझना हो, इमेज देखनी हो, तो गूगल पे जाके ये सर्च करेगा, इमेज सेक्शन में जाएगा, उन ईंटों की इमेज देख लेगा कि कौन सा कैसा होता है। ये हैं सब ईंटें ही। क्लियर। अब ये लोगों के अगर मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरर का मतलब है कि बना रहे होंगे ये सारे सामान, तो अगर ये सारे सामान तुम बना रहे हो तो तुमको कंपोजिशन नहीं मिलेगी। ईंटें बना रहे हो, तुम्हारा व्यापार छोटा नहीं होगा। समझ रहे हो, पान मसाला कर रहे हो, अब तो बिल्कुल नहीं छोटा होगा। समझ रहे हो, कोल्ड ड्रिंक बना रहे हो, कोल्ड ड्रिंक में कॉस्ट बहुत कम आती है। अगर कोल्ड ड्रिंक की तुम बात करो तो 3-4 रुपए की बोतल मिलती होगी। समझ रहे हो, जो तुम 10 रुपए वाली पीते हो 3-4 रुपए की इनकी उसकी कॉस्ट होती, 3-4 रुपए की होलसेलर को मिलती। समझ रहे हो, वो बिकते बिकते 10 रुपए की, तो उसमें देखोगे उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा चाहिए, उसमें 10 रुपए की बिक रही है तो 10 रुपए पे टैक्स लगेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्रेडिट पास करना होता है, और कंपोजिशन में तो आईटीसी ही नहीं लगेगा, तो इसीलिए कह रहे हैं इसमें मतलब इसको नॉर्मल मिलाओ, हमको टैक्स ज़्यादा लेना है। उसके बाद नाइदर सीटीपी और एनआरटीपी, ये क्या होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब कि कोई स्पेशल पर्पस के लिए उसने जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है। जैसे मान लो लखनऊ महोत्सव जानते हो, ठीक है, जो लोग लखनऊ में नहीं रहते हैं उनको बता दें, लखनऊ महोत्सव एक फेयर मेला टाइप का होता है जो कि 2-3 महीनों के लिए लगता है। 2-3 महीने का मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से जो है लोग आते हैं, सेलर्स आते हैं और वो चीज़ें बेचते हैं, अपनी शॉप लगाते हैं। तो अगर वो सेलर उसका टर्नओवर एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट से मान लो ऊपर हो रहा है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है 2 महीने 3 महीने के लिए। हाँ, अब अगर वो आएगा और लखनऊ में उसको बिजनेस करना है और वो एमपी से आ रहा है, यूपी में करना है, एमपी से आ रहा है, तो उसको एज अ सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल का मतलब रेगुलर नहीं है, ऐसे कैजुअल है, 2-3 महीने के लिए बिजनेस करेगा और चला जाएगा, उसको एडवांस टैक्स जमा करना पड़ता है। एडवांस टैक्स का मतलब वो बताएगा कि भैया हम इतना सामान लेके आ रहे हैं, हमारा 10 लाख का था सामान है, तो एक काम करो 10 लाख पे तुम टैक्स जो बन रहा है अभी अभी जमा कर दो एडवांस में, पहले भाग जाओ तुम, क्या पता तुम तो दूसरे क्षेत्र के हो, कहाँ ढूंढेंगे तुमको, इसीलिए पहले ही टैक्स ले लिया जाता है उससे, और अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो बाद में एडजस्ट कर लेते हैं। इसमें जो टाइम लिमिट दी जाती है वो 90 दिन की दी जाती है रजिस्ट्रेशन की, और इसको फर्दर 90 डेज बढ़ाया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम 180 दिन बिजनेस कर सकते हो, उससे ऊपर बिजनेस नहीं कर सकते हो किसी दूसरे क्षेत्र में। समझ रहे हो, बात समझ में आया। तो ये अगर बंदे हैं तो इनको अलग ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कंपोजिशन में नहीं होता है। क्लियर। और नॉन रेजिडेंट, बाहर से कोई बंदा आया है, नॉन रेजिडेंट जो रेजिडेंट नहीं है, इंडिया के बाहर का है। समझ में आया। तो ये गुड्स वाला सेक्शन था। पहले तो आपने ये देखा कि एप्लीकेबिलिटी कहाँ आएगी, ठीक है, सर्विसेज कितनी दे सकते हो, उसके बाद कौन कौन से पर्सन हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कंपोजिशन स्कीम नहीं लगेगी। क्लियर। एक बार पढ़ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कल हमने कुछ याद दिलाने के लिए कहा था तुम लोगों को, क्या? तुम्हारा ही नुकसान है, ऑफर एंड हो गया अब रात में, तुम लोगों ने मैं बताया ही नहीं हमको, हमने कहा था याद दिला देना, बोला था, और किसी को याद नहीं था, तो हम भी भूल गए, है कि नहीं। देखो हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना, अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो एग्ज़ाम में आएंगे बिल्कुल वही वाले, तो उसके लिए थोड़ा तो हमको वो करना पड़ेगा कि तुम लोग याद वाद दिला दो, हैं। ये हमारा काम थोड़ा ना है, नहीं है ना, नहीं है हमारा, क्यों, हमारा काम पढ़ाना है, पढ़ा के भेज देंगे तुम लोगों को। बताना मत बेनिशा को हम लोगों ने क्या बात की।
ईशा कल हमने कुछ याद दिलाने के लिए कहा था, है ना? ऑफर एंड हो गया। वो कहते नहीं ऑफर सीमित समय के लिए। हमारे इंस्टीट्यूट की अभी तक DTIDT ने बुक नहीं दी है और तुम लोगों की जून में पेपर है। सोचा इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है अपना, अभी तक बुक नहीं दी है इन्होंने। हम्म अरे स्टार्ट हो गई ख़त्म भी हो गई। एक चीज़ लिख लेना कहीं पर भी अगर जगह हो, यहीं पे लिख लेना स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो हमने बताया था, हैं? अभी बता रहे हैं, लिखो पहले, ठीक है? ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बताया है जिन पे 75 लाख लगेगा, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, तेलंगाना। अब इसमें एक एक्रोनियम बनाते थे नस्टा M3, अब इसमें उत्तराखंड वगैरह ऐड हुआ है। जो लोग मतलब प्रीवियस बैच लिए हुए थे वो लोग अमेंड कर लेना, इसमें कुछ स्टेट्स ऐड हुए हैं स्पेशल कैटेगरी में, ऐसे उत्तराखंड नहीं था, ठीक है? तो ये तुम्हारे कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। इसका एक एक्रोनियम बन रहा है नस्टा M3 हट, ठीक है? नस्टा M3 ये पहले था, और जो अभी जो है जो GST पढ़ चुके हैं हमसे पहले वो लोग ये जानते होंगे नस्टा M3। ये नया ऐड हुआ है HUT हट, ठीक है? हट का मतलब क्या है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना। क्लियर? तो ये एक्रोनियम याद रखोगे, क्योंकि ये स्टेट अगर कहीं पे आ गया तो तुमको ये याद रखना है यहाँ पे 1.5 करोड़ की नहीं 75 लाख की लिमिट लगेगी। समझ रहे हो? इन स्टेट में 1.5 करोड़ की लिमिट नहीं 75 लाख की लिमिट देखी जाएगी। तो ये स्टेट तुमको याद रखना है, ठीक है?
तुम्हारे जो स्कैनर वगैरह में क्वेश्चन दिए हो गए होंगे उनमें नस्टा M3 काम चल जाएगा, लेकिन जो नए क्वेश्चन बनेंगे अब उनमें हो सकता है ये हट वाला कोई पॉइंट डाल दें, क्योंकि अमेंडमेंट आया है। समझ रहे हो? तो ये तुमको याद रखना है। क्लियर? सबने नोट कर लिया? कोई दिक्कत? ठीक है, यहीं पे नीचे कर लेना, कहीं और मत करना, क्योंकि यहीं आसपास रहेगा ना इसके 75 लाख का। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सर्विस वाला सेक्शन पढ़ें। अब सेक्शन 10(2)A कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर। ऊपर गुड्स वाला सेक्शन था, अब सर्विस प्रोवाइडर वाला आया है। अप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 50 लाख। देखो सर्विसेज वाले में टर्नओवर कम रखा है, वहाँ पे 1.5 करोड़ 75 लाख, यहाँ 85 लाख में किए दे रहे। क्यों? क्योंकि सर्विसेज में देखोगे तो टैक्स गवर्नमेंट को ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि सर्विसेज में ज़्यादा कमाओगे तो कमी पे रख दिया गया है कि इतने पे ही कंपोजिशन ले सकते हो, इससे ऊपर जाओगे तो रेगुलर आना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो 50 लाख की लिमिट देनी पड़ती है। पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट 10(1) 10(2), मतलब वो पर्सन 10(2)A में आएंगे जिनके ऊपर 10(1) और 10(2) ना लग रहा हो, मतलब गुड्स वाले और सर्विसेज वाले, गुड्स वाले वो लोग ना हो। समझ रहे हो? 10(1) में क्या था? गुड्स वाले ना हो, और 10(2) में क्या था? एलिजिबिलिटी कंडीशन थी कंपोजिशन स्कीम की। ठीक है, अप्लीकेबल टू पर्सन इंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कह रहे हैं जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं, या फिर गुड्स प्लस सर्विसेज सप्लाई करते हैं, या फिर वहाँ गुड्स प्लस सर्विसेज आ रहा था, यहाँ पे सर्विसेज प्लस गुड्स कह सकते हैं। मतलब कोर सर्विसेज देते हैं, जैसे हम लोग देखो, हम लोग पढ़ाते हैं, सर्विसेज हैं, लेकिन उसके साथ में बुक्स भी देते हैं। सर्विसेज प्लस गुड्स होगा ये, कि सर्विसेज के साथ थोड़े बहुत गुड्स देते हैं, लेकिन थोड़े बहुत में तुम्हारे जो रेट लगेंगे वो सर्विसेज वाले ही लगेंगे। क्या बताया हमने? रेट लगेंगे वो। अब इसमें भी एलिजिबल कंडीशन है। अच्छा देखो, इसकी एलिजिबल कंडीशन क्या अलग है क्या कुछ? जो 10(2)A है, वहां पे 10(2) था, यहाँ पे 2A है, सेम है ना? बस 1-2 पॉइंट नहीं है। ठीक है, पढ़ाने की नीड है इसको? सही से बताना। ऊपर से सेम है, सेक्शन 10(2) पढ़ लिया और 2A पढ़ लिया, दोनों सिमिलर हैं। क्लियर? पढ़ लो एक बार, पढ़ा दें क्या? सर उसमें जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, हाँ, वो कंपोजिट स्कीम में आएंगे ही नहीं, कोई भी। ई कॉमर्स ऑपरेटर कंपोजिशन ले ही नहीं सकते, चाहे वो गुड्स वाला हो चाहे सर्विसेज वाला हो, कोई नहीं ले सकते। कोई लिमिट भी नहीं टर्नओवर? नहीं, उसमें लिमिट कोई है ही नहीं। ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, नॉर्मल स्कीम में आओ, कंपोजिशन नहीं ले सकते। समझ गए? डी वाला पॉइंट तो सेम ही तो है। आप मैन्युफैक्चर ना हो नोटिफाइड गुड्स के, जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ, आइसक्रीम, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, तम्बाकू सब्स्टिट्यूट्स, फ्लाई एश, ब्रिक्स, वही तो है पॉइंट, अभी पढ़ाया था ऊपर। CTP और RTP ना हो, ई कॉमर्स थ्रू जो है सर्विसेज ना दे रहा हो, इंटर स्टेट सप्लाई ना कर रहा हो, और क्या है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई ना कर रहा हो, ऊपर वाले सारे पॉइंट है। उसके बाद प्रोविजो टू सेक्शन 10(2) और 10(2)A ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन मस्ट चूज सेम स्कीम। इस पे 3 स्टार बनाओ पॉइंट पे। अभी देखना 3 स्टार क्यों बनवा रहे हैं। अगर देखोगे, आपने मान लो यूपी में GST के लिए अप्लाई किया और आपको यूपी में जो है कंपोजिशन स्कीम मिल गई एक स्टेट में, और अगर एक जगह कंपोजिशन स्कीम मिल गई तो आपके जितने भी बिजनेसेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, सब में वो कंपोजिशन स्कीम ही अप्लाई होगी। मतलब एक यूनिट के लिए आपने कंपोजिशन ले ली और दूसरी यूनिट के लिए नॉर्मल ले ली, ये नहीं हो सकता है। अगर एक में कंपोजिशन वाला प्रोविजन आप लगा रहे हैं तो वो सब में लगेगा। एक बूंद अगर पानी में किसी चीज की डाली तो पूरी बाल्टी में घुलेगी, ऐसा नहीं होगा केवल एक पार्ट में रहेगी और बाकी सब छूट जाएगा। समझ रहे हो? If one unit opts for regular scheme, all other units having same PAN will not eligible for the composition scheme. अगर एक यूनिट ने रेगुलर स्कीम ऑप्ट किया है तो सारी स्कीम रेगुलर करेंगी, अगर एक यूनिट ने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है तो सारी यूनिट कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करेंगी। समझ में आया?
क्या? पैन कार्ड। इस प्रोविजन में क्या है? अच्छा, जीएसटी का जब रजिस्ट्रेशन लेते हो तो जीएसटी नंबर जो होता है 15 डिजिट का होता है, उसमें 10 डिजिट पैन की होती है। तो जो भी तुम्हारा जो है बिजनेस होगा उसमें तुम्हारा पैन नंबर होगा, तो सेम पैन के जो भी बिजनेसेस होंगे, मतलब तुम्हारी जितनी भी यूनिट होंगी उसमें एक ही पैन लगा होगा, तुम्हारा लगा होगा, और जितने में तुम्हारा पैन लगा होगा बिजनेस तुम्हारे पैन से चल रहे होंगे, उसमें अगर एक यूनिट में कंपोजिशन ले लिया तो सब में कंपोजिशन लगेगा। समझ रहा हूँ? अब 10(3) सेक्शन 10(3) एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंपोजिशन स्कीम। ऑप्शन अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर 10(1) और 10(2)(a) सेल लैब्स। कह रहे हैं जो ऑप्शन आपने गुड्स वाले में 10(1) क्या था? गुड्स का था, और 10(2)(a) क्या था? सर्विसेज का था। ये लैब्स हो जाएगा फ्रॉम द डे विच एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 1.5 करोड़ 75 लाख और 50 लाख। जो तीनों टर्नओवर तुमने पूरे चैप्टर में पढ़े हैं, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर कहीं 1.5 करोड़ से ऊपर हो गया, 75 लाख से ऊपर हो गया, 50 लाख से ऊपर हो गया, तुरंत तुम किसमें आ जाओगे? अगले साल से रेगुलर में। अब 10(4) क्या है? अदर कंडीशन कंपोजिशन डीलर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। ये लोग टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर से? नहीं कर सकते। आईटीसी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इनवाइस इशू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। केवल बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे जिसमें टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होगी। बताया था ऊपर ही, वही चीज लिखी हुई है। क्या चीज? हाँ, बिल ऑफ सप्लाई कच्चा बिल होता है। कच्चा बिल, इसको एक्यूरेट कच्चा बिल नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो कच्चा बिल होता है उसमें कोई लिखा नहीं होता, खाली कंपनी का नाम ऐसे ही दे दिया। लेकिन जो बिल ऑफ सप्लाई होता है उसमें तुम्हारा प्रॉपर ऊपर लिखा होता है कंपोजिशन डीलर नॉट कलेक्टेड टैक्स, वो होता है बिल ऑफ सप्लाई। ऊपर बताया जाता है कि हम कंपोजिशन वाले हैं, हम टैक्स इनवाइस दे ही नहीं सकते। और जो कंपोजिशन ऑप्ट करता है उसको अपने बिजनेस प्रीमाइसेस पे लगाना पड़ता है जीएसटी का सर्टिफिकेट हो जिसमें बड़ा बड़ा लिखा होता है कि हम कंपोजिशन डीलर हैं, हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तुम्हारे पास जो बिल विल आएगा कहीं पे, तो बिल अगर नोटिस करके देखोगे तो 10 में से 1 या 2 जगहों पे तुमको कंपोजिशन मिलेगी। समझ रहे हो? 10(5) if proper officers believe that the taxable person has paid under section 10(1) या 10(2)(a) गुड्स या सर्विसेज वाले में डिस्पाइट नॉट बीइंग एलिजिबल, अगर कोई पर्सन एलिजिबल नहीं है फिर भी उसने जो है जानबूझ के टैक्स बचाने के चक्कर में जो है 10(1) या 10(2)(a) ले लिया, तो सच पर्सन शैल पे टैक्स एंड पेनल्टी एज पर अप्लीकेबल प्रोविजन। उसको टैक्स भी पे करना पड़ेगा और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। अंडर सेक्शन 73 और 74 उसके ऊपर अप्लाई होगा। ये रिकवरी और पेनल्टी एससीएन के सेक्शन है, स्क्रूटनी चलती है उनके ऊपर, जांच चलती है पूरी। समझ रहे हो? फाइनल के सेक्शन है ये, फाइनल का। अच्छा, ये जो तुम नीचे वाला पढ़ रहे हो पार्ट इतना रिलेवेंट नहीं है, समझ रहे हो? अब रूल 5 इसमें दे रखा है कंडीशन ऑन रिस्ट्रिक्शन। टाइटल ऑन बिल ऑफ सप्लाई मस्ट रीड। देखो क्या लिखा होगा बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर? कंपोजिशन टैक्स पेयर पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। अभी बताया था हमने, जो बिल ऑफ सप्लाई के हेडर पे लिखा होगा। जैसे हेडर का मतलब क्या होता है? जैसे कॉमर्स गुरुकुल का हेडर है, देखो ऊपर लगा हुआ है बुक के, ऐसे ही तुम्हारा हेडर लगा होगा कंपोजिशन का। समझ रहे हो? डिस्प्ले एट बिजनेस प्रीमाइसेस, बिजनेस प्रीमाइसेस पे लिखा होगा, हमने बताया जो जीएसटी का सर्टिफिकेट, क्या लिखा होगा? कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ये कंपोजिशन वाले बंदे हैं। अब जीएसटी के रेट दे रखे हैं अंडर कंपोजिशन स्कीम। क्या रेट है? अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो 1% टर्नओवर का होगा। टर्नओवर इन स्टेट या यूटी, एक स्टेट का जो टर्नओवर होगा, यूटी का टर्नओवर होगा, उसका 1% आपका कंपोजिशन चला जाएगा। अगर आप कैटरिंग या रेस्टोरेंट सर्विसेज चलाते हैं तो टर्नओवर का 5%। अगर आप ट्रेडर हैं, ये वाला याद रखना, ट्रेडर हैं अगर आप, तो 1% जाता है, लेकिन यहां पे हाईलाइट करना ओनली टैक्सेबल सप्लाईज, ओनली टैक्सेबल टर्नओवर। मतलब ऊपर वाले में पूरा टर्नओवर लिया जाएगा, टैक्सेबल हो चाहे ना हो। मान लो कुछ सप्लाई हम करते हैं जो कि एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर वाली करते हैं, कुछ करते हैं जो कि टैक्सेबल है। ऊपर वाले में अगर देखोगे मैन्युफैक्चरिंग और कैटरिंग वाले में दोनों लिए जाएंगे, पूरा टोटल टर्नओवर लिया जाएगा। लेकिन अगर ट्रेडर हैं अदर देन मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट वाले, तो उनकी केवल टैक्सेबल टर्नओवर लिया जाएगा, केवल टैक्सेबल। वो क्वेश्चन में दिया गया होगा,
कि टैक्सेबल टर्नओवर कितना है। टैक्सेबल का मतलब जिस पे जीएसटी वाला जीएसटी के सारे प्रोविजंस लग रहे हैं। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है 10(2)A वाला तो उसका टर्नओवर का 6%, बताया था हमने सर्विसेज वाले ज़्यादा कमाते हैं, तो सर्विसेज पे देखो सबसे ज़्यादा रेट है? हाँ। अब है जो हम लोग इतनी देर से एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ रहे हैं, तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, एग्रीगेट टर्नओवर की डिफिनेशन। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 एग्रीगेट टर्नओवर की मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, सारी टैक्सेबल सप्लाईज लेंगे, इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम, आरसीएम वाला भी लेंगे, एक्सपोर्ट सप्लाई लेंगे, एक्सपोर्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई लेंगे, कंप्यूट जो की जाती हैं सेम पेन पे, ये सारी चीज़ें लेंगे। अब क्या क्या नहीं लेंगे, एक्सक्लूड में क्या लेते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें नहीं लेते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रकार का कोई सेंट्रल टैक्स है, मतलब CGST नहीं, मतलब जीएसटी वाले सारे टैक्सेस, जीएसटी के चाहे वो CGST हो, SGST हो, UTGST हो, IGST हो या फिर सेस हो, ठीक है, इन सबको हम नहीं लेते हैं। समझ में आया समझ में? ये एग्रीगेट टर्नओवर की डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? एक बार इनके सारे प्रोविजन पढ़ लो, कोई दिक्कत हो, कहीं पे कोई डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, पूछ लो, क्योंकि हम नहीं चाहते क्वेश्चन कराएं और बीच में डाउट आए, ठीक है? तो क्वेश्चन कराने से पहले
करेक्शन है, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखो, ठीक है, प्रिंटिंग एरर है ये 1-2, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखो। एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, सारी टैक्सेबल सप्लाई आएंगी, केवल आरसीएम वाली नहीं आएंगी, आरसीएम पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे जो सेल्स होती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है सेल्स जो कि आरसीएम जिन पे रिवर्स चार्ज लग रहा है वो एक्सक्लूड की जाती है इससे। जितनी भी एग्जाम सप्लाई हैं वो आ जाएंगी, जितनी भी आपकी एक्सपोर्ट की जा रही है, मतलब एक्सपोर्ट जानते ही हो, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो या फिर कोई इंटर स्टेट सप्लाई की जा रही हो, सेम पैन पे ऑल इंडिया बेसिस पे आप अगर भेज रहे हैं कोई चीज़ें, वो भी इसमें इंक्लूड होंगी। क्या इंक्लूड नहीं होगा, जीएसटी वाले सारे टैक्सेस, बस इतनी सी बात है। समझ में आया? क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बुक में तुम्हारे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसके, 1-2 क्वेश्चंस हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं, बुक में क्वेश्चन ही नहीं है, 1-2 छोड़ो, भूल गए थे। तुम्हारी बुक में स्टडी मटेरियल में इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में आता है। तो सोचो ये तो इंस्टीट्यूट वाले वो कर रहे हैं तुम लोगों के साथ, छल हैं, छल कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। बुक में क्वेश्चन नहीं है, हैं? नहीं, इसमें है, हम कह रहे हैं उसमें क्वेश्चंस नहीं है तुम्हारे इंस्टीट्यूट वाली स्टडी मटेरियल में। हमने तो डाले हैं, हम नहीं डालेंगे तो पास कैसे होगे? हमको इंस्टीट्यूट थोड़ा ना बनना है। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कहता है कि हम खुद लिख रहे हैं, मतलब इंस्टीट्यूट मॉड्यूल ऐसा देता ही नहीं कि बच्चा खुद से पढ़ पाए, मतलब सेल्फ स्टडी मॉड्यूल है ही नहीं आईसीएमआई का, समझ लो। जैसे सीए वगैरह का मॉड्यूल है वो अच्छा है थोड़ा सा, उसमें गलतियां नहीं है, पहली चीज़ समझ लो। सीए वाला बताते हैं, अगर देखते हैं बुक्स तो उसमें गलतियां नहीं, टैक्स की भी बुक देखेंगे, हालांकि क्वेश्चन उसमें भी नहीं है। अगर सीए वाली बुक देखेंगे क्वेश्चन इतने बड़े बड़े आते हैं, वो छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रखे हैं उसमें सीए वाले में, समझ लो। तुम ये समझ लो, अगर तुमने ये जीएसटी जितने हमने बुक दी है ये तुमने पढ़ी है और ये तुम लगा लेते हो, तो सीए का जीएसटी का पूरा पेपर जो 50 नंबर का होता है वो तुम पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो, पूरी सेम है जीएसटी। गोखले एंड सन्स इज रजिस्टर्ड इन, कहाँ पे रजिस्टर्ड है? पेइंग जीएसटी अंडर द कंपोजिशन स्कीम, देखो लिखा हुआ है कंपोजिशन में टैक्स पे करते हैं। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द टैक्स फॉर द पीरियड ऑफ 13 दिसंबर 2018। टर्नओवर दे रखा है, टैक्सेबल टर्नओवर, 2 टर्नओवर है, एक टैक्सेबल टर्नओवर विद इन द स्टेट है 25 लाख रुपए, और एक है एग्जेम्प्ट टर्नओवर विद इन द स्टेट 27 लाख रुपए। कैलकुलेट द टोटल जीएसटी विदाउट बाइफरकेट बिटवीन सी जीएसटी एस जीएसटी, टोटल जीएसटी तुमको बताना है, ठीक है। अब टोटल जीएसटी कैसे बताओगे? तुमको टर्नओवर दे रखा है और रेट तुमको पता है, अभी हमने रेट पे ऊपर पढ़ाए थे, ठीक है, तो रेट तुम लगा दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। अब 2 सिचुएशन दे रखी हैं, कह रहे हैं अगर गोखले एंड सेंस मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरर के ऊपर क्या रेट लगता है? 1%। किसका 1%? टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर में दोनों चीजें आ जाएंगी, 25 + 27 कितना हो गया? 52 का 1%, 52 कितना? ये 52 लैक्स है, ठीक है, तो ये 52,000 रुपये टैक्स आया है। ये केस 1 का आंसर है। केस 2 का अगर देखोगे, ये ट्रेडर है, ट्रेडर में हम क्या करते थे? ओनली टैक्सेबल टर्नओवर का 1% लेते थे, देखो सामने, तो टैक्सेबल टर्नओवर कितना है ये देखो पहले में, तो यहाँ पे 25 लाख का 1% ले लेंगे, कितना हो गया?
समझ में आया? देखो लिखा हुआ है 52,000 और 25,000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कितना सिंपल है सिंपल? नहीं है? सबके समझ में आया? जीएसटी बहुत इजी है ना? थोड़ी सी कहाँ, टेस्ट ले लें? अभी लॉ की सिचुएशन देख के हमारा टेस्ट लेने का मन नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? तुम लोगों के एक हफ्ते में 2 टेस्ट रखे जाते हैं तो तुम लोग जो है, तुम लोग दुखती रख छेड़ देते हो, समझ रहे हो? चुपचाप हम पढ़ा रहे थे, टेस्ट का नाम ले लिया, मूड खराब कर देते हो, समझ रहे हो? टेस्ट में परफॉर्म अच्छा करो तो जो है लेने का मन करता है टेस्ट। जब तुम लोगों को 2-2, 4-4, 7-7, 10-10 नंबर लाने हैं तो जरूरत क्या? एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, तो जरूरत क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, ये सब फेल होने की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, समझ रहे हो? एक होता नहीं कि हम कह रहे हैं कि भैया वहां मत जाओ, भूत है वहां, समझ रहे हो? ऐसे करके वो खा जाएगा तुमको, और तुम लोग उसी तरफ भाग रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो, वो भी फुल स्पीड से कह रहे रुको, रास्ता बदलो, अपना बदल ही नहीं रहे हो। क्यों? रास्ता बदल ही नहीं रहा। वो जो नए बच्चे हैं वो भी टेस्ट देना चालू करें अब धीरे धीरे, समझ रहे हो? टेस्ट देना स्टार्ट करो, एक एक चैप्टर का, जैसे जीएसटी का टेस्ट होगा देना स्टार्ट करो, समझ रहे हो? अभी टेस्ट रखेंगे, बोलो हमको क्या, हम 2 दिन बाद टेस्ट रख दें, मंडे को रख दें मंडे को टेस्ट जीएसटी का है, संडे को टेस्ट होगा तुम्हारा तो मंडे को रख दें, क्योंकि उधर तुम्हारा 19 को टेस्ट होगा कंपनी लॉ, वो कंपनी लॉ भी तुम दे चुके हो, तो उतनी मेहनत उसमें कर नहीं रहे होगे, जो कि हमें पता है, समझ रहे हो? तो कहो तो 2-4 चैप्टर का रख दिया जाए जीएसटी में भी। बताओ, सब लोग अपनी इच्छा व्यक्त करें, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे। ट्यूसडे को रखते हैं। और टेस्ट की एक और चीज वो बता देंगे, टेस्ट जो भी दोगे ये समझ लो, अगर टेस्ट होगा तो 8 से 10 क्लास रेगुलर चलेगी, जब तुम्हारी अमित सर वाली क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद टेस्ट दोगे, समझ रहे हो? इस शर्त पे हम जीएसटी का साथ टेस्ट रख सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे क्लासेस हम हफ्ते में 3 दिन टेस्ट लेते रहें तो 3 ही दिन पढ़ा पाएंगे, समझ रहे हो? इसलिए तुम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा टेस्ट नहीं, छोटे छोटे टेस्ट दे दो, मतलब चैप्टर हम ज़्यादा ही रखेंगे लेकिन पेपर 1 घंटे का बनाएंगे, 1 घंटे में करके चले जाओ घर, 12 से 1 ऐसे करके, समझ रहे हो? तो बताओ मंडे ट्यूसडे में टेस्ट रख दिया जाए, ट्यूसडे रख दें? पक्का सब लोग एग्री हैं? और नंबर अच्छे आने चाहिए सबके, ऐसा नहीं केवल बोले दे रहे हो। 3 चैप्टर का टेस्ट रखें, पहला इंट्रोडक्शन वाला, मतलब पहले दूसरे तो एक ही जैसे हैं, है ना? वो हो गया, 1 चैप्टर और टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक? एक न्यूमेरिकल भी रखें ना, नहीं तो मजा नहीं आएगा उसमें, ठीक है? अभी हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देते हैं, ठीक है? हैं? हाँ 100 रुपये, तो तुम लोगों ने जमा कर दिए 100 रुपये? आता ही नहीं है, हम सोचे कह रहे हो 100 रुपये ही नहीं है। देखो वो सब उधर डील करो जो भी 100 रुपये वाला सिस्टम होता है, ठीक है? लेकिन एक गलत नहीं है, सही है, तुम लोग कर रहे हो। अब दिक्कतें इस स्टेज पे आके इतना बैड परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए, मतलब अब देखो, अभी तुम लोग देखो क्लास की स्ट्रेंथ देखो, समझ रहे हो? और तुम्हें लिटरली बता रहे हैं, जो बच्चे जो है 1-2 क्लास पूरे सेशन में, अगर 1-2-3 क्लास 5 क्लासें मिस किए हैं वो बच्चे पास हो जाते हैं, और जो उससे ज़्यादा करते हैं वो बच्चे पास नहीं हो पाते हैं। पिछली बार तरुण थे, तरुण से पूछो, तरुण तुम बताओ कि जो बच्चे रेगुलर नहीं थे क्या वो पास हो पाए? एक भी बच्चा पास हुआ उसमें से? तुम लोगों के सामने है, कुछ वायदे दे रहे हैं तुम लोगों से,
एक भी बच्चा नहीं पास हुआ जो रेगुलर नहीं था, और जो रेगुलर थे जैसे कि समीक्षा, विधि, कृष्णम, ये सब रेगुलर थे मोस्टली, इनमें ये लोग फेल नहीं हुए, ये लोग फेल नहीं हुए। समझ रहा हूँ, दोनों चीजें हुई। रुक जाओ बंद कुछ नहीं, हमने बढ़ाया था, गर्मी लग रही है। हम जब पढ़ते थे तो हम गर्मी में सोते थे, एसी का इतना नहीं था हमको, समझ रहे हो। उस समय क्या होता था कि ज़्यादा अगर बॉडी को आराम मिल गई तो नींद अच्छी आती थी, सुबह देर तक सो, हमको सुबह उठना रहता था। रात में हम 3-4 बजे सोएं और सुबह हमको फिर 6-7 बजे उठना है, तो हम पंखे में सोते थे। तो जबकि घर में एसी सब लगी हुई थी, लेकिन हम जानबूझ के पंखे वाले कमरे में सोते थे, जिससे कि अलार्म की आवाज़ ऐसे करके हमें सुनाई देने। तो अगर एसी चल रहा है आवाज़ नहीं करता है, लेकिन वो नींद इतनी गहरी हो जाती है कि अलार्म चाहे जितना बजे सुनाई नहीं पड़ता है। इस वजह से हमको याद है करीब 1.5-2 साल जो गर्मियाँ हुई हैं, बिल्कुल पसीने वाली गर्मी होती है, जैसे कि उठो तो पसीना पसीना होने लगता है, उस वाली गर्मी में भी हम पंखे में सोए। उससे क्या, दोपहर में भी अगर सो रहे हैं तो नींद आ जाती थी, और दोपहर में भी सो रहे हैं गर्मी में तब भी नींद आ जाएगी। लाइब्रेरी की सीट पे बैठे बैठे सो जाते थे और बहुत बढ़िया नींद आती थी। सबसे अच्छी नींद, घर से भी अच्छी नींद अगर लेनी है तो लाइब्रेरी की सीट पे लो, उससे बढ़िया नींद कहीं नहीं आती। जो लोग लाइब्रेरी जाते हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। सही बोल रहे हैं खुशी? तुम्हें नींद नहीं आती? बेनिशा आती है तुम्हें? बहुत आती है, समझ रहे हो। हम जो है फाइनल में लॉ पढ़ते थे, सुबह 45 मिनट 1 घंटा पढ़ते थे, उसके बाद ऑटोमेटिक सर ऐसे करके नीचे होने लगता था, उसके बाद फिर 15-20 मिनट का नैप हो जाता था, फिर मुंह धुलते थे, फिर पढ़ने लगते थे। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया सोने लगे, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, अगर बहुत ज़्यादा नींद लग रही है एक नैप ले लो। एक बार तो नैप लिए हम और 1.5-2 घंटे हो गए नैप लिए, मतलब सो गए 1.5-2 घंटे लाइब्रेरी में, समझ रहे हो। बगल में एक लड़की बैठी थी, जब हम गिरने लगे तब उसने जगाया हमको, समझ रहे हो। मतलब ऐसे ऐसे करके गिरने लगे थे, बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए थे ना लाइब्रेरी में। सीटें भी, हम जिस लाइब्रेरी में जाते थे सीटें भी बहुत अच्छी थी, तो नींद भी बहुत अच्छी आती थी। ये सब तब होगा जब उस लेवल की मेहनत करोगे। आगे बात की जाए, कह रहे हैं स्टेट इन ब्रीफ एट द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट कंपोजिशन डीलर सप्लाई हाउ शुड रेज GST बिल इनवाइस। GST बिल इनवाइस कैसे रेज करेगा, एक्सप्लेन। आपके रेट वगैरह क्या होंगे कंपोजिशन के। तो देखो रेट वगैरह क्या दे रखे हैं, 1% दे रखा है मैन्युफैक्चरर का, रेस्टोरेंट वाले का 5% दे रखा है, अदर सर्विस प्रोवाइडर का, सर्विस वाले का 6%। मतलब ये CGST SGST 50-50% बांट दिया गया है, समझ रहे हो। क्लियर, कोई दिक्कत? मतलब ये तो खाली प्रोविजन ही था, क्वेश्चन था ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एग्जामिन द करेक्टनेस और अदरवाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट, सपोर्ट योर आंसर। कह रहे हैं अलग अलग केसेस में अलग अलग आंसर बताओ। कंपोजिशन स्कीम विल नॉट एन ऑप्शनल स्कीम। क्या कंपोजिशन स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम नहीं है? है, कंपोजिशन स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है। देखो क्या लिखा है, नो इट हैज ऑप्शनल स्कीम। ऑप्शनल का मतलब तुम्हारा अगर ऑप्शन, तुम्हारा मन कर रहा है तो कंपोजिशन लो। जैसे हमारा टर्नओवर फर्म का 1.5 करोड़ के अंदर है, लेकिन फिर भी हम रेगुलर लिए हुए हैं, कंपोजिशन नहीं लिए, तो कंपोजिशन एक ऑप्शनल है कि छोटे टैक्स पेयर हैं वो ले सकते हैं अगर उनका मन है, और नहीं लेना चाहते तो रेगुलर में आओ, GST वाले कोई दिक्कत नहीं। उनको पैसा चाहिए, जितना ज़्यादा दोगे उतना अच्छा। कोई तुमको 1 लाख दे रहा है और 10,000 दे रहा है, क्या चुनोगे? A taxable person having same PAN can opt to pay tax under the composition scheme by seeking separate registration for branches। कह रहे हैं एक पैन पे अगर रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो उसको क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे ब्रांचेस के लिए?
लिखा है नो। अगर एक जगह आपने रजिस्ट्रेशन सेम पेन पे कराया गया है तो दूसरी यूनिट के लिए आपको वही कंपोजिशन स्कीम माना जाएगा, बताया था सेम रजिस्ट्रेशन। अ टैक्सेबल पर्सन विल बी एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम ओनली फॉर 1 यूनिट आउट ऑफ 3 मोर बिजनेस। केवल एक यूनिट के लिए कंपोजिशन ले सकता है, अगर एक के लिए लिया है तो सबके लिए लेना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम कैन बी अवेल्ड वेयर द टैक्सेबल पर्सन इफेक्ट इंटर स्टेट सप्लाई है। क्या कंपोजिशन वाले इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हैं? एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नो लिखो। कंपोजिशन टैक्स बेयर कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, क्या टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कितना सिंपल था, थ्योरी था। देखो ये भी वही उसी तरीके से है। अभी रुको ये बता रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन हम तुमको स्कैनर में कराना चाह रहे हैं। क्या सेम? हाँ किसके सेम? हाँ हाँ पता है पता है, 2-3 बार रिपीटेड है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरा सा पढ़ो। ये दिसंबर 2025 में आया है। 25 कौन सा अटेम्प्ट है? यही वाला जो अभी हुआ है अपना पेपर, उसी में आया है। एक बार एग्रीगेट टर्नओवर की डिफिनेशन निकाल लेना। पढ़ लिया? एक बार देखो, हम पढ़ा देते हैं। Jitesh registered under GST law in the state of Rajasthan provide the details of his turnover to you in the end of 31/3/2025। मतलब 2024-25 का ये डिटेल दे रहे हैं और तुमको ये बताना है 25-26 में ये कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर देखोगे और अगर 1.5 करोड़, कौन सा स्टेट है इनका? राजस्थान है। स्पेशल में आ रहा है नहीं, तो 1.5 करोड़ लगेगा। 1.5 करोड़ से अंदर है तो मिल जाएगा कंपोजिशन, 1.5 करोड़ से ऊपर है तो नहीं मिलेगा। यही बताना है, यही बताना। यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज एग्रीगेट टर्नओवर मिस्टर जितेश पर्पज ऑफ ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। एडवाइज हिम वेदर ही इज एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम और रिलेवेंट प्रोविजन वगैरह भी बताओ, मतलब जो भी लग रहे हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डिफिनेशन पहले पूरी एक्सप्लेन कर दोगे क्वेश्चन लगाते समय, ठीक है? उसके बाद इसको लगा दोगे। अब अगर देखोगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, दो आपकी चीजें हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। तो उसमें क्या लिखा था प्रोविजन में? क्या चीज कह रहे हैं? ऑल टैक्सेबल सप्लाई। ऑल का मतलब इंटर स्टेट हो, इंट्रा स्टेट हो, हमको नहीं मतलब, दोनों लेंगे ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है? तो ये दोनों आ जाएंगी हमारी, आ जाएंगी। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट वाली भी तो आ रही हैं, नीचे देखो, बार बार दिखाना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ये भी अगर एक्सपोर्ट दे रखा होता है वो भी आ जाता। तो देखो, अमाउंट रिसीव्ड एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द अमाउंट मेंशन्ड पॉइंट। कह रहे हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन लोन एंड एडवांसेस। क्या लोन एंड एडवांसेस का कोई पॉइंट तुमने एग्रीगेट टर्नओवर में पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। काटो इसको, समझ रहे हो? ये हमारी इंफॉर्मेशन कोई तुमको ऐसी दिख रही है जो तुम्हें नहीं पता है, मतलब तुमने कहीं नहीं देखी, इसका मतलब वो तुम्हें गुमराह करने के लिए दी गई है। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम। आएगा? एक्सक्लूडेड में दे रखा है, समझ रहे हो ना ये सब?
वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट तो आता है शायद, एक्सपोर्ट को ऐड कर लो, ये सारी चीजें ऐड करो जिसमें हमने टिक लगाया है। 55 लाख, 16 लाख, 74 लाख और 6,50,000, 1,51,00,000 ना, 50 लाख से ऊपर है, 1,51,50,000 मतलब 1.5 करोड़ के ऊपर है, कंपोजिशन मिलेगी। He is not eligible composition scheme since his aggregate turnover exceed 1.5 CR। समझ में आया कितना इजी था? खाली तुमको एग्रीगेट टर्नओवर की डिफिनेशन पता होनी चाहिए, खटाखट रख के जोड़ दो, अदर चीज देखनी नहीं है, क्वेश्चन खत्म। दिसंबर 2025। अब जिसने पढ़ा था ये सारी चीजें क्लास में पूरा करके आया है क्वेश्चन, जैसे सर ने टेलीग्राम वगैरह पे डाला होगा, टैक्स वगैरह में 70 नंबर, 80 नंबर ऐसे करके आए हैं, तो ऐसे ही आए हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं साथ में साथ मिल रहे हैं, तभी तो नंबर आएंगे 70-80। समझ रहे हो? क्लियर? अब एक क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग जो जून 2024 में आया। देख लो बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं है, स्टडी मटेरियल में तुम लोगों की इंस्टीट्यूट वाली एक भी क्वेश्चन नहीं, लेकिन एग्जाम में दे रहे हैं बड़े बड़े क्वेश्चन। गलत कर रहे हैं ना तुम लोगों के साथ? पूजा रनिंग अ फैंसी स्टोर, जहां जहां मार्किंग कर रहे हैं वहां वहां मार्किंग करना। फैंसी स्टोर चला रहे हैं एंड ऑल्सो अ फुटवेयर शोरूम, मतलब 2 बिजनेसेस हैं इनके, हैं फैंसी स्टोर भी चला रहे हैं और फुटवेयर शोरूम भी चला रहे हैं। इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, सेम पैन है दोनों का, सेम पैन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड उत्तराखंड। पूजा इज नॉट इंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई, कह रहे कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई, अगर इंटर स्टेट यहां ना लिखा होता तो क्या हो जाता? हर एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो है वो 50 लाख रुपए था। जो इनका एग्रीगेट टर्नओवर है वो 50 लाख रुपए है, किसका? फैंसी स्टोर का, और 45 लाख रुपए है फुटवेयर शोरूम का। समझ रहे हो? क्वेश्चन समझना ध्यान से। एज पर द जीएसटी लॉ एग्जामिन द इशू एंड प्रोवाइड द आंसर विद द सपोर्टिंग एक्सप्लेनेटरी नोट्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इज पूजा एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24? कह रहे हैं क्या पूजा कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकती हैं इन द फाइनेंशियल ईयर? कर सकती हैं। सुन लो हमारी बात। पहली चीज तो ये उत्तराखंड है जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में जो टर्नओवर की लिमिट है वो 75 लाख रुपए है, और जो टर्नओवर देखा जाता है वो सेम पेन पे ओवरऑल बिजनेसेस का देखा जाता है, एक बिजनेस का नहीं देखोगे। तो अगर एक बिजनेस देखोगे 50 लाख का टर्नओवर है और दूसरे बिजनेस का 45 लाख है, दोनों का मिला लोगे कितना हो जाएगा? क्या 75 से ज्यादा है? ये कंपोजिशन मिलेगा। अब देखो डायरेक्ट नीचे पढ़ते हैं, टर्नओवर एक्सीड 75 लाख जो कि 95 लाख है, तो फिर कंपोजिशन के लिए पूजा इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। समझ रहे हो? हम खाली नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं, समझ इतनी कौन मेहनत करे, वो तुम लोगों के लिए। पढ़ा दें क्या एक बार ऊपर वाला है? पढ़ा दें। कह रहे हैं आर रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट, मतलब पूरा प्रोविजन लिखा है, 1.5 करोड़ ना हो, विल बी एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम। हाउएवर अ रजिस्टर्ड पर्सन इन उत्तराखंड, जो कि तुम्हारा जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आएगा, जहां पे टर्नओवर 75 लाख लगेगा, तो हमने 75 लाख लगा के देख लिया। समझ रहे हो? मतलब तुमको प्रोविजन एक्सप्लेन करके आंसर लिखना है। समझ रहे हो? डायरेक्ट नहीं लिख देना है 75 लाख 95 लाख नॉट एलिजिबल, ऐसे करके नहीं लिखना है, डायरेक्ट वाले आंसर। केबीसी नहीं खेल रहे हो, एमसीक्यू वाले आंसर नहीं है। क्लियर? जीएसटी में या लॉ में कोई भी केस लॉ, ये समझ लो केस लॉ ही चल रहा है, इसमें तुमको रिलेवेंट प्रोविजन एक्सप्लेन करके तभी तुमको फाइनल आंसर देना है। क्लियर? कोई दिक्कत? कह रहे हैं वेदर इट इज पॉसिबल फॉर पूजा टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम ओनली फॉर फैंसी स्टोर और नॉर्मल स्कीम फॉर फुटवेयर स्टोर। कह रहे हैं खाली एक जो फैंसी स्टोर है उसके लिए कंपोजिशन ले ले, और कौन सा स्टोर था तुम्हारा? फुटवेयर के लिए नॉर्मल ले ले। ऐसा हो सकता है? अगर उन्होंने कंपोजिशन एक के लिए लिया तो दूसरे के लिए भी लेना पड़ेगा, दूसरा भाई बुरा मान जाएगा। समझ लो? रिवर्क, रिवर्क का मतलब कुछ चेंजेस किए गए हैं।
पूजा इज रनिंग अ रेस्टोरेंट, आप कह रहे हैं पूजा रेस्टोरेंट चला रही है, कितने बिजनेसेस बदलती हैं ये, एज वेल एज फैंसी स्टोर, कह रहे हैं फैंसी स्टोर चला रहे हैं और रेस्टोरेंट चला रहे हैं। वेदर सी इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, क्या ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे अगर एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 30 लाख रुपए हो फैंसी स्टोर का, फैंसी स्टोर का टर्नओवर 30 लाख रुपए है, एंड 35 लैक्स जो है वो रेस्टोरेंट सर्विसेज का। क्यों हो जाएगा? दोनों को जोड़ोगे तो 65 लैक्स आएगा, जो कि 75 से कम है तो एलिजिबल हो जाएगा। देखो रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड फैंसी स्टोर एलिजिबल कंपोजिशन हियर पूजा एग्रीगेट टर्नओवर 65 लाख, समझ गए? इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सर रेस्टोरेंट सर्विस सर रेस्टोरेंट की तो 50 लाख होती है ना? नहीं नहीं, रेस्टोरेंट देखो ऊपर वाला जो तुमने पढ़ा था 10(1) सेक्शन को यस खोला, उसमें क्या लिखा है पहली ही लाइन में एप्लीकेबल के आगे रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट लिखा है, बस देखो तुरंत मान जाते हो तुम लोग, थोड़ा टाइम लिया करो। नहीं नहीं सर, इतना आसान है तुम लोगों को मनाना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अब इसमें क्या है, एक कंसल्टिंग फर्म है और एक रेडीमेड गवर्नमेंट है, शोरूम है। अच्छा, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं उसी जैसे हमने करीब 6-7 क्वेश्चन तुमको दे रखे हैं एक्स्ट्रा में, प्रैक्टिस करो कि ऐसे एग्जाम में आएंगे तो तुमको क्वेश्चन होने चाहिए ना प्रैक्टिस करने के लिए, तो हमने दे रखे हैं। ठीक है, कंसल्टिंग फर्म मतलब कंसल्टिंग फर्म का मतलब सर्विस वाला है, और एक रेडीमेड गारमेंट मतलब गुड्स वाला है। रजिस्टर्ड इन द सेम फर्म, टर्नओवर शोरूम का 60 लाख है और कंसल्टेंसी फर्म का कितना है 12 लाख है। इसको खुद से पहले पढ़ के देखो, क्योंकि अभी कराया है, 2 क्वेश्चन करा चुके हैं, एक तो करके दिखाओ। सेम क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल डिट्टो, समझ रहे हो? अब इसमें कहोगे सर ये तो सर्विसेज वाला आ रहा पॉइंट है ना, इस क्वेश्चन खुद ही क्वेश्चन पूछ के खुद ही आंसर दे लगती, कैसे, कौन है ये लोग? ऐसे किसी उसमें बोलता नहीं कौन है ये लोग, ऐसे वो मीम में आता है कौन है ये लोग, देखा है? समझ में आया क्वेश्चन? इसमें हमको एक चीज बतानी है, क्या समझ में आया हमको? एक लोग कोई बताओ जिसको बहुत अच्छे से आ गया, फिर हम बताएंगे। सर इसमें सर्विसेज वाला पॉइंट था, इसमें 50 लाख के लोगों को मैक्सिमम चाहिए थी, इसमें 60 गलत, लाख है। हाँ, और कोई? सर इसमें सर्विसेज 50 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। गलत, और कोई? सर इसमें गुड्स सर्विस अलग देते हैं, गुड्स में और कोई? हमें ही बताना पड़ेगा, इसमें आंसर नहीं दे रखा ना वैसा लंबा चौड़ा इसलिए तुम लोग नहीं बता पा रहे हो। देखो अब देखो, हमने पढ़ाया था सेक्शन 10(1), उसमें था कि सर्विसेज दे सकते हैं लेकिन उसकी लिमिट थी 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर था, उतनी सर्विसेज दे सकते हो। अगर इसमें देखो तो टर्नओवर कितना है 60 और प्लस 12 72 लाख रुपए, तो 72 लाख इंटू 10% 7.2 लैक्स और 5 लैक्स, दोनों में से हायर वाला 7.2 लैक्स की आप सर्विसेज दे सकते हैं, दे सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? एलिजिबल है कंपोजिशन के लिए, नहीं मिलेगा। वेदर इट इज पॉसिबल रघुराम की कंपोजिशन स्कीम खाली शोरूम के लिए ले लें, क्या ये पॉसिबल है? नहीं मिलेगा।
rework. Raghuram running a restaurant as well as ready-made showroom, whether he is eligible a composition scheme, नहीं, क्योंकि फिर से एक गुड्स और सर्विसेज है, ठीक है. If एलिजिबल है, सॉरी, अगर देखा जाए रेस्टोरेंट सर्विसेज उसी ऊपर वाले के अंदर आ जाएगा. रेडीमेड गारमेंट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम. अगर देखोगे यहाँ पे तो इसका टर्नओवर कितना है, 72 लाख, जो कि 1.5 करोड़ से कम है. आगे बात की जाए, इज द टर्नओवर ऑफ गारमेंट शोरूम 75 लाख है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, देयर इज नो कंसल्टेंसी फर्म. कहने कंसल्टेंसी फर्म ही नहीं है, खाली क्या है, गवर्नमेंट शोरूम, वो 75 लाख है, खाली गुड्स है वो 75 लाख है, हो जाएगा. हो जा, देखो नीचे हो भी गया होगा, हो गया, समझ रहे हो. ठीक है. अच्छा, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये देखो थ्योरी व्योरी वाले, ठीक है. कैन रजिस्टर्ड पर्सन परचेज किया है जिसने, क्या वो क्रेडिट नोट इशू कर सकता है, टैक्स ले सकता है कस्टमर से, नहीं ले सकता है, वही सब लिखना है. थ्योरी वाले ये प्योर थ्योरी है, जो हमने प्रोविजन पढ़ाए हैं 2-3 पेज के, बस उसी से करना है तुमको, ठीक है. हाँ देखो सेम क्वेश्चन, फैंसी स्टोर है, कंसल्टेंसी फर्म है, टर्नओवर 150 लाख है ग्रोसरी स्टोर का, और कंसल्टेंसी फर्म का 9 लाख है. सेम क्वेश्चन लग रहा है, खाली अमाउंट चेंज है. होमवर्क में डालो और लिखो सेम एज क्वेश्चन 1. खाली डिजिट चेंज है तो करवाने से कोई मतलब नहीं है, अमाउंट खाली चेंज है. क्यों? क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट है, क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट पे है. देखो यहाँ पे तो 12 लाख और 60 लाख 72 लाख वही है, क्वेश्चन सेम. रघुराम अभी पढ़ा तुमने, रघुराम भैया याद नहीं तुमको है? देखो एक्सप्लेन बाई ब्रीफ रीजन, गिविंग ब्रीफ रीजन, कुछ आपके कंपोजिशन स्कीम. कैन रजिस्टर्ड पर्सन हुज परचेज गुड्स फ्रॉम सप्लायर पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, क्या क्रेडिट नोट वगैरह ये सब इशू कर सकता है, मतलब टैक्स वगैरह ले सकता है, नहीं ले सकता है. क्या कंपोजिशन पेइंग टैक्स इनवाइस वगैरह इशू कर सकता है, कंपोजिशन वाला बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है. कैन अ पर्सन हु ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम आईटीसी ले सकता है, नहीं ले सकता है. देखो तीनों में नो 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 लिखा है, इजी है. देखो ये शंकर है, फैंसी स्टोर चलाते हैं और कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं 150 लाख 9 लाख, सेम है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1. होमवर्क लिखो, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट में नहीं कराएंगे. इस टाइप के क्वेश्चन क्यों दिए हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप के खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. हाँ क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो. पारिक आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, अरे सीएमए लिख देते हैं, है नहीं. हाँ ये कंपनी सेक्रेटरी क्यों लिखा है, क्योंकि ये सीएस एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन है. हमने डिफरेंट सोर्सेज से तुम लोगों के लिए बिल्कुल हर जगह से क्वेश्चन देखे थे, जैसे सीएमए में पूछे जाते हैं, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन ही नहीं है अपनी बुक में, तो करें क्या, अपने लोगों को, अपने जो भाई बहन है सीए वाला इंस्टीट्यूट, सीएस वाला इंस्टीट्यूट, वहाँ से लेने पड़ेंगे उधार पे. मुंबई में रजिस्टर्ड है ये. हिज ग्रॉस रिसिप्ट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 वॉज 28 लैक्स. सर्विसेज देते हैं सीएस, सीएमए, सीए सब सर्विसेज ही देते हैं अपनी, तो 28 लाख इनकी ग्रॉस रिसिप्ट्स है. हिज एस्टिमेटेड ग्रॉस रिसिप्ट्स, एस्टिमेटेड का मतलब एस्टिमेट लगा रहे हैं कि आगे होंगी कितनी, 32 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20. ही वॉन्ट्स टू अवेल कंपोजिशन स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए इनको कंपोजिशन स्कीम लिया है. ब्रीफली नरेट करो कि ही कैन अवेल द कंपोजिशन स्कीम 20-21 के लिए कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. विद द एक कंडीशन है, विल ही इज एलिजिबल टू इन आईटीसी ये ले सकते हैं, और टैक्स इनवाइस. देखो अगर कंपोजिशन ही ऑप्ट कर सकते हैं तो ये आईटीसी, टैक्स इनवाइस
और अगर नॉर्मल में आएंगे तब दोनों काम कर सकते हैं, दोनों आंसर होंगे। ठीक है, तो अगर देखोगे तो ये कोर सर्विसेज है सर्विसेज, तो इनका टर्नओवर 50 लाख होना चाहिए, और टर्नओवर कितना है 32 लाख पिछले साल का। पिछले साल का देखते हैं, अगर हमें 20-21 का देखना है तो हम 19-20 का टर्नओवर देखेंगे। 19-20 का टर्नओवर कितना है, तो 32 लाख इनका टर्नओवर है। अगर देखोगे तो 32 लाख में द रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर न्यू कंपोजिशन स्कीम इज नॉट एलिजिबल टू अवेल आईटीसी। अच्छा, ये दूसरा आंसर है, फर्स्ट आंसर ये है। ठीक है, कह रहे हैं न्यू कंपोजिशन स्कीम कहाँ से दे रखा है, अरे स्टार्ट द न्यू कंपोजिशन स्कीम इंट्रोड्यूस वगैरह वगैरह, इसमें रेट दे रखा है कि सर्विसेज लग रही है तो रेट 6% लगेगा। अप्लीकेबिलिटी ऑफ द न्यू 50 लाख इन द प्रेजेंट केस सिंस मिस्टर पारिक एस्टिमेटेड टर्नओवर 32 लाख है 19-20 का, विच बिलो द मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख, ही कैन अवेल न्यू कंपोजिशन स्कीम। जो कंपोजिशन, ये तब का क्वेश्चन है जब जीएसटी आया था। ये जो कंपोजिशन स्कीम है ये अवेल कर सकते हैं, इसीलिए न्यू लिखा है, क्योंकि उस समय आई थी ना कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, तो ये कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं क्योंकि टर्नओवर 50 लाख से नीचे है। समझ में आया? अब अगर कंपोजिशन में आ गए तो ये आईटीसी नहीं ले सकते हैं और टैक्स इनवाइस नहीं इशू कर सकते हैं। समझ में आया? चिंटू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क लिखो। इसमें क्या है, कंपोजिशन डीलर है, ये टैक्स इनवाइस बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो वही तुम लिखोगे पूरा कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कंपोजिशन स्कीम विल नॉट ऑप्शनल स्कीम टैक्सेबल। क्या ये क्वेश्चन अभी हमने कराया था, ऑप्शनल स्कीम है कि नहीं है, क्या टैक्स इनवाइस वगैरह इशू कर सकते हैं। एक बिजनेस के लिए लिया तो तीन बिजनेस है, एक के लिए कंपोजिशन लिया तो बाकी सबके लिए भी लेना पड़ेगा, बताया था। सेम है, रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग सप्लायर्स आर एलिजिबल टू कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन स्कीम के लिए लोग क्या एलिजिबल होंगे। पहला क्या है, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हुज रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड इन चेन्नई एंड सप्लाईज गुड्स टू डीलर्स इन आंध्र प्रदेश। अगर तुम चेन्नई से आंध्र प्रदेश सप्लाई कर रहे हो तो अगर देखोगे स्टेट चेंज हो गया, तो दो स्टेट में आप अगर कर रहे हो तो इंटर स्टेट हो गया, क्या कंपोजिशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। बड़े बिजनेसमैन कहे जाओगे तुम, दो स्टेट में तुम्हारा ट्रांजेक्शन हो रहा है। कुमार ट्रेडर हु आर इंगेज इन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग लिखा है यहाँ पे ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम की ट्रेडिंग कर रहे हैं। आइसक्रीम वाला देखो नोटिफाइड गुड्स में लिखा था, तो क्या ऐसे लोग कंपोजिशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हमने कुछ मार्क कराया था, कहा था जितने हाइलाइटर हो सब लगा दो उसमें, कहा था केवल मैन्युफैक्चरर के लिए एग्जेम्पशन है, ट्रेडर के लिए नहीं है। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो सेम गुड्स की तो ले सकते हो। याद आया कुछ? कहा था जितने कलर हो तुम्हारे पास सब उसमें लगा दो, इसीलिए बोला था क्योंकि ऐसे तुम्हारा आइसक्रीम तुमको दिख गया और इसलिए तुम लोग समझे क्योंकि इस पे स्टार मार्क था पहले से, समझ रहे हो। और हमने अपने फाइनल लेवल पे ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सब निकाल के इधर उधर से, मतलब जो हमने पढ़ाई की है, ठीक है, वो मोस्ट प्रोबेबली फाइनल में वो ये सारे क्वेश्चन हमने भी लगाए हैं, तब तुमको लगवा रहे हैं अलग अलग जगहों से निकाल के, अलग अलग बुकों से ढूंढ के, समझ रहे हो, तब लगाए थे और अच्छे नंबर आए थे। आईडीटी में एग्जाम्शन थी, समझ रहे हो। हाँ, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बताओ? मिलेगा। एलिजिबल फॉर कंपोजिशन क्या लिखा है, शंकर भवन प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज इन जयपुर एज नोटिफाइड टूरिस्ट सेंटर। नोटिफाइड टूरिस्ट सेंटर है, एलिजिबल होंगे? एलिजिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, तुमको निकालना है रेट जीएसटी के, समझ रहे हो। सप्लाई दे रखी है, ठीक है, कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सर्विसेज पे कितना टैक्स लगता है तुम्हारा? 6%। देखो 6% लगाया है, क्लियर, 3+3। उसके बाद गुड्स पे कितना लगता है? फिर भी 6% लगाया है, कोई बताएगा क्यों? इस क्वेश्चन को काट दो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, पिछली बार भी शायद कटवाया था हमने, ठीक है। इसको होमवर्क लिखो।
ये भी थ्योरी वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट करता है कंपोजिशन स्कीम 10(1) की, कैन नॉट प्रोवाइडेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कह रहे हैं सर्विसेज कितनी सप्लाई कर सकता है या नहीं, वही तुमको मार्जिनल ऑफ जो सर्विसेज वाला था 10% वाला, वो पूरा प्रोविजन तुमको बताना है यहाँ। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन पढ़ो जरा। देखो इसमें तुमको दो चीज़ें बतानी है। कह रहे हैं एग्जामिंग वेदर द सप्लाईज आर एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 1। तो तुम्हारा दो आंसर बनेंगे हर पार्ट में। पहले तुम्हें बताना है सबसेक्शन 1 में मतलब गुड्स वाले केस में एलिजिबल है या नहीं है, दूसरा बताना है 2A में कि इसमें एलिजिबल है कि नहीं है। समझ रहे हो दोनों में। तो पहला केस क्या है, मिस्टर ए है रजिस्टर्ड डीलर राजस्थान में, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब केवल एक ही चीज़ सप्लाई करते हैं, जो कि कौन सी सर्विसेज हैं, आर्किटेक्ट की सर्विसेज हैं, और इनका टर्नओवर 47 लाख रुपए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। 50 लाख से कम है तो 10(2A) में तो आ जाएंगे, लेकिन 10(1) में आएंगे नहीं आएंगे। क्यों, गुड्स नहीं है। दूसरा, अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज नहीं है, देखो यहाँ पे पहली चीज 10(1) में एलिजिबल नहीं होंगे, देखो नॉट एलिजिबल 10(1), ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए 10(2A) में एलिजिबल हो जाएंगे और इनके ऊपर 6% जीएसटी का रेट भी लग जाएगा। समझ में आया। आगे दूसरा केस, मिस्टर बी एंड सन्स रजिस्टर्ड डीलर इज डीलिंग इन इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग ऑफ, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज इन जयपुर। इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज मतलब गुड्स का केस हुआ। इनका टर्नओवर 130 लाख हुआ है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर इट हैज़ आल्सो स्टार्टेड प्रोवाइडिंग रिपेयरिंग सर्विसेज। अच्छा, करेंट फाइनेंशियल ईयर में किए हो ना, करेंट करेंट का मतलब इस वाले। और हम देखते क्या है, पिछला वाला। तो पिछला वाला क्या है, 130 लाख है, जो कि क्या है, क्या है, 1.5 करोड़ से अंदर है। तो इस साल ले सकते हो। और अगर तुम रिपेयर वाली सर्विसेज दे भी रहे हो तो उसमें वो मार्जिनल ऑफ देख लोगे कि 10% ऑफ टर्नओवर पूरा है। तो 130 लाख का 10% 13 लाख और 5 लाख दोनों में से आई है, 13 लाख तक की सर्विसेज भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो। लेकिन इस साल में अगर दोगे 13 लाख तक की सर्विसेज तो अगले साल भी तुम अपना कर सकते हो। आगे लास्ट पॉइंट पढ़ो, समझ में आ गया। लास्ट पढ़े थे अभी, ठीक है, आ गया था, नहीं आया था। सी एंड ब्रो रजिस्टर्ड डीलर इज प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट सर्विसेज देते हैं महाराष्ट्र में। इनका टर्नओवर 74 लाख है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। इट हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इंट्रा स्टेट, क्या लिखा है, इंटीरियर डिजाइनर सर्विसेज इन द करेंट ईयर एंड डिसकंटिन्यू रेंडरिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज। और रेस्टोरेंट सर्विसेज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब ये बताओ तुम, इसमें बताया गया है टर्नओवर जो है कंपोजिशन स्कीम का 150 लाख, एक्सक्लूसिव इन द सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज। अच्छा, रेस्टोरेंट गुड्स प्लस सर्विसेज होता है, नॉट इंगेज इन द, नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम।
कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फर्दर द बेनिफिट ऑफ कंसेशनल पेमेंट, मतलब प्योर सर्विसेज वाले में जा सकते हैं लेकिन ऊपर 10(1) में ये लोग अप्लाई नहीं होंगे, 10(1) में 1.5 करोड़ वाले में नहीं आएंगे, समझ रहे हो। अवेलेबल केस रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 लाख, मतलब ये पूरा प्रोविजन लिखा हुआ है। इन द व्यू ऑफ एबव मेंशन्ड प्रोविजन सी एंड ब्रो कैन नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ द 50 लाख, क्योंकि इनका टर्नओवर कितना है टर्नओवर कितना है, थर्ड पॉइंट कहाँ 74 लाख, तो 50 लाख से ऊपर है तो कंसेशनल वाला भी नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, केसेस हैं, समझ रहे हो, छोटे छोटे, मतलब ये एग्जाम्पल टाइप के हैं जो वर्कबुक में दे रखे हैं, तो इनको चाहो तो घर पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत आए तो डाउट हम ले लेंगे, ठीक है, लेकिन डेली का डेली लगाना पड़ेगा। ये देखोगे अगर, देखो कमल है, रनिंग करते हैं कंसल्टेंसी फर्म और रेडीमेड गारमेंट शोरूम, सेम क्वेश्चन दिख गया, 80 लाख और 20 लाख गुड्स एंड सर्विसेज, ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके, ये भी सेम है, इस क्वेश्चन नंबर 1 है कि नहीं, कितने मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद देखोगे इसमें तुमको एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है, निकाल लोगे, ये देखो निकाला भी गया है एग्रीगेट टर्नओवर तुम्हारा। उसके बाद क्वेश्चन तुम जो है ये 1-2 क्वेश्चन है, इनको होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है, नहीं होगा तो हम करा भी देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस हैं इसमें, तो अगर आज ही लगा लेना मेनली, तो इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुमको हमने होमवर्क के लिए दिए हैं, ठीक है। अच्छा, हम सारे इसलिए नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास प्रैक्टिस के लिए फिर क्या बचेगा, समझ रहे हो, इसीलिए हम सारे नहीं लगवा रहे हैं, लेकिन जितने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हैं, हर कॉन्सेप्ट के 2-2 3-3 तो क्वेश्चन लगवा ही चुके हैं रिपीटेड फॉर्म में, सारे कॉन्सेप्ट छू के जा चुके हैं, सर्विसेज वाले भी, गुड्स वाले भी, एग्रीगेट टर्नओवर वाला भी, और जो रेट बताया था हमने अलग से उसके भी क्वेश्चन हो गए, समझ रहे हो। तो चैप्टर ऑलमोस्ट तुम लोगों के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं बन रहा होगा, बन रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में हर एक अटेम्प्ट छोड़ के आता है, समझ